हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग करने जा रहे हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। इससे पहले हम लोगों ने मिसलीनियस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वहां तक कर लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चंस से स्टार्ट करने वाले हैं जो मिसलीनियस एक्सरसाइज के हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या दे रखा है कि हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जो XY प्लेन में थीटा एंगल बनाता हो। इसका सेम जो मैंने लास्ट जो पार्ट कराया है उसमें मैंने एक आपको वेक्टर आर निकालना बताया था जो एंगल कितना बनाता है थीटा। तो वो वेक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये वो यूनिट वेक्टर है XY प्लेन में जो थीटा एंगल बनाता हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में। अब लेकिन हमें यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो हमारा वेक्टर आर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री आई प्लस साइन 30 डिग्री जे। दिस इंप्लाइज हम वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब कॉस 30 और साइन 30 की जो वैल्यूज होती हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, √3/2 आई प्लस 1/2 जे। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने बताया था कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर आर का वो 1 आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग से ऐड कर लेते हैं। √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया हमारे पास, √4/4। दिस इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ये एक यूनिट वेक्टर है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमें देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें स्केलर कंपोनेंट बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। जब भी पॉइंट P ये हो और Q ये हो और हमें P से Q को जोड़ने वाला बताना है तो हम उल्टा लिखते हैं, यानी Q से P को माइनस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये वेक्टर P पॉइंट P है और ये Q वेक्टर है तो PQ लिखने के लिए हम लोग Q के पोजीशन वेक्टर से P के पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारा स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। और इसका मैग्नीट्यूड बताना बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। देखो इसमें क्या इसने बोला है कि एक गर्ल है जो वॉक करती है। सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं। जो वॉक करती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये तो आपको पता ही होगा। ये हम लोग रेफरेंस पॉइंट ये लेंगे क्योंकि हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे। अब इसने बोला कि वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। सपोज ये हमारा 4 किलोमीटर हो गया, ये किसकी तरफ आ गई, वेस्ट की तरफ। और यहां से वो देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब अगर यहां पर हम लोग देखो, मुझे यहाँ पे ना फिगर मैं थोड़ा सा गंदा नहीं करना चाहती, यहां पे बता रही हूँ। देखो यहां पर वो पहुंच गई ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ का ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का ईस्ट। इस बात को समझना आप, ईस्ट का नॉर्थ नहीं, नॉर्थ का ईस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल लेना है। यानी कि ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया हमारे पास 30 डिग्री। इस चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि नॉर्थ का ईस्ट। यानी कि अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में वो कितना मूव कर रही है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं हम लोग। इस डायरेक्शन में वो 3 किलोमीटर मूव कर रही है और स्टॉप कर जाती है, यानी कि रुक जाती है। अब हमें बताना है कि गर्ल की डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बहुत आसान से शब्दों में आप समझ लो। यानी कि हमें ये बताना है, हमें इस पॉइंट के, यानी कि ये जो लाइन है इसके हम लोगों को क्या बताने हैं, पोजीशन वेक्टर्स बताने हैं हम लोगों को इस लाइन के।
तो ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये अगर 90 है तो ये 60 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग इसमें ट्रायंगल लॉ लगा के सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि ये वाले जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो आखिरकार हैं कितने। अब देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल की, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ दोबारा से। ये कितना है, 60 डिग्री है, राइट। अब ये पूरे डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। ये मत समझना कि यहाँ पर आ गया तो इसके 2 किलोमीटर इधर कर दो, 2 किलोमीटर कर दो, नहीं। हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता है, ये कितनी है, 3 किलोमीटर है, ये 60 डिग्री है। अब साइन और कॉस का हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया एंगल 60 डिग्री। अब देखो, अब हम सपोज कर लेते हैं ये O है, ये A है और ये B है। तो सबसे पहले हम लोगों को, अगर हम लोग OA अपॉन AB निकालें, OA अपॉन AB, तो ये क्या है, हमारा ये बेस है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos 60 डिग्री। ये तो पता ही होगा, आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े तो बेटर ही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। और दूसरा, अगर हम लोग BO अपॉन AB कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारे पास, sin 60 डिग्री। अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पर sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, और इसकी क्या हो जाएगी, 1/2। मैं यहीं पे कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है मेरे लिए। √3/2 ये हो गई और ये 1/2 हो गई। अब अच्छा, BO जो है हमारे पास, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहां पर हम लोगों को AO फाइंड आउट करना है। यही तो दो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि जो हमारा BO है, यानी कि जो ये है AO, एक मिनट, मैंने O इसको ले लिया, चलो इसको O डैश कर लो फिर, O और B। हमें ये और ये लेंथ ही तो फाइंड आउट करनी है। तो हमारी BO कितनी हो गई, जो हमारी हाइट है, हमारी हाइट कितनी हो गई, √3/2 इंटू AB कितना है हमारे पास, 3 है, यानी कि 3√3/2। ये हमारी आ गई BO, यानी कि ये हाइट। और अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारी AO यहां से क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू AB। अब देखो AB कितनी है, AB भी हमारी 3 है, कितनी हमारी, 3 है, यानी कि हो जाएगी 3/2। AO हमारी क्या हो गई, 3/2, और BO हमारी क्या हो जाएगी, 3√3/2। अब देखो, आप यही कोऑर्डिनेट मत लिख देना, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल के आए हैं, ये वाले के, लेकिन हमें तो इसके चाहिए ना, इस वाली लाइन के। तो इसके क्या हो जाएंगे, हमारी जो AO डैश है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है, और उसमें से हमारी AO कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो हमारी OO डैश कितनी हो गई, 4 माइनस 3/2, दिस इज इक्वल टू 5/2। यानी कि हमारी जो OO डैश हमारा क्या है, 5/2, और यानी कि ये हमारी कितनी है, 5/2 है, और ये जो हमारी हाइट है वो है 3/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5/2, 3/2, राइट। अब माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो x होता है वो कितना होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, x जो होता है हमारा वो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे -5/2, 3/2। अब इसका हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, -5/2i प्लस 3/2j। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि इनका मैग्नीट्यूड भी ऐसा ही लिख दिया जाए।
वेक्टर सी। देखो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा ही था कि अगर ये वेक्टर ए है और सपोज ऐसे कर ली, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब लेकिन ये सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है या होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के केस में ये ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और अगर पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, ओनली वन कंडीशन, कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या हो, कॉलीनियर हो जाए। क्या हो जाए? कॉलीनियर हो जाए। एल्स वाइज अगर हम ये कहें कि ये ट्रायंगल लॉ को होल्ड करता हो, क्या होता है? ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी है यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब हम कहें कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर की फॉर्म में है तो वो होल्ड करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर कोई भी तीन वेक्टर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब वो कॉलीनियर हो जाए। और अगर पॉइंट्स कॉलीनियर हो गए देन दे डू नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल। वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, फिर वो इस तरह से होंगे या सपोज इस तरह से होंगे, कुछ भी, लेकिन वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अगर उन्होंने ये वाली कंडीशन को होल्ड किया तो ये ट्रू नहीं है, बिकॉज अगर ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। और ये कंडीशन, ये तो एक लॉ है ट्रायंगल का जो वेक्टर की फॉर्म में पॉसिबल है, बट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं से आपको बता दे रही हूँ कि एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है जब ये यूनिट वेक्टर बना रहा हो, यानी कि इसका मॉड क्या हो जाए, एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के का मॉड क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाए, 1 हो जाए। दिस सिंपली मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, x इज इक्वल टू 1/√3। प्लस माइनस कर लो चाहे तो। ये हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी, 7 आप उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। हमारा 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मतलब ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए प्लस बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए प्लस बी हमारा हो जाएगा 3i प्लस जे प्लस 0k। ये हमारा हो गया वेक्टर ए प्लस बी। अब हमें मैग्नीट्यूड 5 का फाइंड आउट करना है, यानी कि इससे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 5 का। तो ठीक है, अब हम इसको वेक्टर सी मान लेते हैं। तो सी कैप यूनिट वेक्टर का हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। दिस इज इक्वल टू 3i प्लस जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 9 3 का स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज इक्वल टू 3i प्लस जे अंडर रूट 10। ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मैग्नीट्यूड यानी कि 5c। दिस इज इक्वल टू 3i प्लस जे को हम डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ 10 से, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से। दिस इज इक्वल टू 15i प्लस 5j अपॉन अंडर रूट 10। मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर रूट 10 कभी भी, कोई भी अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी को हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 10 से, ऊपर और नीचे इक्वल हो गया। यानी कि हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, 15√10i अपॉन 10 प्लस 5√10 अपॉन 10। ये 2 टाइम्स और ये 3 और ये 2। दिस इज इक्वल टू 3/2i प्लस 1/2j इंटू अंडर रूट 10। या एक साथ भी लिख सकते हैं यार, यहाँ पर भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये जो पॉइंट्स है हमको इनको सबसे पहले कॉलिनियर प्रूव करना है। ये पॉइंट हमें दे रखा है 1, -2, -8। जो हमारा बी पॉइंट है 5, 0, -2 और जो हमारा सी पॉइंट है 11, 3, 7, इसको हमें कॉलिनियर दिखाना है। कॉलिनियर दिखाने के लिए देखो इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। सबसे पहले इन दोनों इस वेक्टर की, यानी कि ए से बी वेक्टर, सपोज ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। बी से सी जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है उसको निकाल लेना, सपोज वेक्टर बी। और ए से सी तक की सारी डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे निकाल लेना। अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल आ गया तो वो कॉलिनियर है। इसको खुद करना। मैं मूव ऑन कर रही हूँ इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हमें रेशियो बताना जिसमें जो हमारा ये जो बी है, ये जो बी पॉइंट है वो ए और सी को डिवाइड कर रहा है। तो जैसे हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन मैं आपको बना के बता देती हूँ। सपोज ओ ए ओरिजिन से, क्योंकि ये तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो ओरिजिन से बताते हैं ना, ये इतने हैं। ओ बी का ये जो वेक्टर है हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, और 11, 3, 7 ये हमारा सी के पॉइंट्स हैं। हम सपोज कर लेते हैं ये जो वेक्टर बी है इसने ए और सी को m/n रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर इसने m/n रेशियो में डिवाइड करा है तो सेक्शन फॉर्मूले से आप एक बात जानते हैं कि 5, 0, -2 किसके इक्वल होगा, n की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और m की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, इसकी इसके साइड और इसकी साइड में। तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 1, -2, -8 प्लस m टाइम्स ऑफ 11, 3, 7 अपॉन m प्लस n। अब हमको कैलकुलेशन करनी है i, j, k की फॉर्म में। इसको पूरा प्रॉपर अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारे पास, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5i -2k, k कैप है ना ये, इसकी मल्टीप्लाई होगी m प्लस n के साथ में, और ये इक्वल होगा हमारा n टाइम्स ऑफ i -2 n टाइम्स ऑफ j -8 n टाइम्स ऑफ k प्लस 11mi प्लस 3mj और प्लस 7mk, ये इसके इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, एक तरह रिलेशन। इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से, और m और n वालों को शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि 5mi प्लस 5ni माइनस 2mk कैप माइनस 2nk कैप, ये इक्वल है हमारा ni माइनस 2nj माइनस 8nk प्लस 11mi प्लस 3mj प्लस 7mk। ऐसा करते हैं, m वालों को इस साइड लेते हैं और n वालों को सबको उस साइड ले जाते हैं, और साथ के साथ हम लोग माइनस प्लस जो भी है सब कर लेते रहते हैं। 5 और ये 11 ये है माइनस 6mi। n को उस साइड जाना है, और j का कोई है नहीं साइड में, j का सिर्फ यही है -3mj, और n देख ले इसमें m, अब k कैप -2 और k, ये हो जाएगा हमारे पास -9mk कैप। ये इक्वल हो जाएगा हमारे, ये प्लस है, ये जाएगा -4ni कैप -2nj कैप -6nk कैप के। अब ऐसा कर लेते हैं, जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। m कॉमन है सब में और 3 कॉमन है, इसमें n कॉमन है और 2 कॉमन है, -3m 2i प्लस j प्लस 3k कैप -2n 2i प्लस j और प्लस 3k कैप। कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि m अपॉन n का रेशियो हमारा क्या है 2:3। यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर OB है, ये जो पॉइंट B है, इसने A और C वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करा है, 2:3 के रेशियो में। आई होप यू वुड हैव liked or loved this video, and if it is fruitful to you, please do not forget to subscribe my channel
and share it with your friends. Thank you.